नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कविता पढ़ेंगे। यूजीसी नेट यूनिट 5 इकाई 5 में जो कविता लगी है उसमें गजानन माधव मुक्तिबोध जी की एक कविता लगी है, अंधेरे में कविता। इस कविता को हम व्याख्या के साथ आज पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। साथ ही साथ इस कविता के विषय में किस आलोचक ने क्या मंतव्य रखा या क्या विचार अपना रखे, यहाँ भी देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे और भूमिका भी पढ़ेंगे इस कविता की। ठीक है। और यहाँ कविता में आपको बता दूं कि लंबी कविता है तो क्लास काफी लंबी होने वाली, या हो सकता है कि क्लास हम 2 भागों में बांट के लिए, भाग 1 भाग 2, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबी कविता है, 40 पृष्ठों की कविता है, तो एक किताब मान के चल सकते हैं आप। तो इनको एक क्लास में करना संभव नहीं है, तो हम इनको 2 भागों में बांट लेंगे और 2 क्लास में मैं आपको ये जो अंधेरे में कविता है कंप्लीट करा दूंगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें वीडियो को, और अच्छा लगे तो बताएं कि कैसा लगा, या नहीं अच्छा लगे तो भी आप बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंधेरे में कविता। तो प्रमुख तथ्यों को पहले हम देखेंगे। तथ्य क्या क्या है कि यह एक लंबी कविता है, अंधेरे में कविता, और यहाँ जो कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की अंतिम कविता है। यह बात इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की अंतिम कविता कौन सी है, अंधेरे में कविता है, क्योंकि इसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, फिर कुछ समय पश्चात उनका देहांत भी हो गया था। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी का यह अंतिम कविता है। और यह कब से कब लिखी गई, इसके लेखन के बारे में या इसका प्रकाशन के बारे में अलग अलग लेखकों में मतभेद है। ठीक है। तो लिखी गई 1952 से 1962 के बीच, या 62, 1952 से 1962 के बीच में, और अंतिम संशोधन 1962 में हुआ। ठीक है। पहला प्रकाशन, यहाँ जो अंधेरे में कविता है इसका नाम पहले क्या था, आशंका के द्वीप अंधेरे में। यह इसका नाम रखा था किसने, गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। फिर बाद में जब वो बीमार हो गए, मृत्युशैया पर थे या बहुत ज्यादा बीमार हो गए, तो उन्होंने प्रार्थना किया कि मेरा यह जो कविता है आशंका के द्वीप अंधेरे में, इसका नाम बदलकर सिर्फ अंधेरे में रख दिया जाए। तो इससे पहले यह कविता प्रकाशित हो चुका था। कहाँ प्रकाशित हुआ था, आकाश के दीप अंधेरे में शीर्षक से कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1964 में। यहाँ भी इम्पोर्टेंट है तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं कि इसका जो पहला प्रकाशन है आकाश के दीप अंधेरे में नाम से कल्पना पत्रिका में नवंबर 1964 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंधेरे में कविता का नाम पहले क्या रखा था लेखक ने, तो आशंका के दूर अंधेरे में रखा था। ठीक। आगे है, अंधेरे में शीर्षक कविता में मुक्तिबोध ने भयंकर शोषित वर्ग का चित्रण किया है। तो यह जो कविता है यह किस विषय में, भयंकर, जो भयभीत है, मध्यम वर्ग है, निचला वर्ग जो भय से है त्रस्त है जीवन में, उच्च वर्गों से, उसके भयंकर शोषित वर्ग का चित्रण किया गया है। ठीक है। अंधेरे में कविता फैंटेसी से निर्मित है। ठीक। कैसे निर्मित है, फैंटेसी में निर्मित है। अलग अलग उदाहरणों के द्वारा, अलग अलग वस्तुओं के द्वारा यहाँ पे आपको समाज के मूल तत्वों के विषय में, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है अंधेरे में कविता में। जब आप कविता को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो यह फैंटेसी में निर्मित है। फैंटेसी जागृत स्वप्न चित्रावली है। ठीक। फैंटेसी क्या है, जागृत स्वप्न चित्रावली, अर्थात जागते हुए अवस्था में भी जब हम स्वप्न देखते हैं, चित्र बनाते हैं अपने मन में, तो उसे क्या कहा जाता है, फैंटेसी कहा जाता है। काव्य संग्रह में संकलित कौन सा है, यहाँ चांद का मुंह टेढ़ा 1964। ठीक। तो यह जो अंधेरे में कविता है चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संग्रहित है। और कब संग्रहित किया गया, 1964 में संग्रहित किया गया है। आगे देखते हैं, मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में 28 कविताएं संकलित है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि मुक्तिबोध जी का जो काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा, उसमें कुल कितनी कविताएं संकलित है, तो इसमें कुल 28 कविताएं संकलित है। उनकी सर्वाधिक चर्चित लंबी श्रेष्ठ कविता अंधेरे में को अध्ययन के लिए मुख्य रूप से लिया गया है। तो आज हम किस कविता को लिए हैं, अंधेरे में कविता को लिए हैं, जो कि श्रेष्ठ है, लंबी है और बहुत चर्चित कविता है। इसमें लगभग कुल 40 पृष्ठ और 8 खंड है। ठीक। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, कितने खंड है इस कविता में। अगर पूछा जाए कि अंधेरे में कविता में कुल कितने खंड है, तो अंधेरे में कविता में कुल 8 खंड है और यहाँ 40 पृष्ठों में लिखा गया है। 1965 के नया
ज्ञानोदय में श्रीकांत वर्मा का एक लेख छपा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अप्रिय सत्य की रक्षा करने का काव्य रचने वाले कवि मुक्तिबोध को अपने जीवन में कोई लोकप्रियता नहीं मिली और आगे भी कभी भी शायद नहीं मिलेगा। यह किसने कहा? श्रीकांत वर्मा ने। पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है कि और इन्होंने किसमें कहा? नया ज्ञानोदय में। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसमें कहा? नया ज्ञानोदय में श्रीकांत वर्मा का एक लेख छपा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अप्रिय सत्य की रक्षा करने का काव्य रचने वाले कवि मुक्तिबोध को अपने जीवन में कोई लोकप्रियता नहीं मिली और आगे भी कभी भी शायद नहीं मिलेगी। तो यह जो पूरा कथन है श्रीकांत वर्मा जी का है, नया ज्ञानोदय में छपा था। आगे चलकर उनका यह आशंका गलत सिद्ध हुआ। मुक्तिबोध निराला के बाद हिंदी के सबसे बड़े और चर्चित रचनाकार स्थापित हुए। क्या हुआ? आगे चलकर मुक्तिबोध निराला के बाद हिंदी के सबसे बड़े और चर्चित रचनाकार स्थापित हुए। सच्चाई तो यह है कि मुक्तिबोध सफलता के लिए दोयाम दर्जे के तौर तरीके से पूरी तरह दूर रहे। कभी कोई छल नहीं रचा। चालाकी और छल छदमे से जिंदगी की ऊंची शिखर तक पहुंचने की कोई लालसा भी उनमें न थी। तभी तो वह दो टुक शब्दों में कहते हैं कि असफलता का धूल ओढ़े है। क्या कहते हैं मुक्तिबोध जी की? असफलता का धूल ओढ़े है इसलिए कि सफलता छल छदम के चक्रदार जीनों पर, किंतु मैं जीवन की सीधी सादी पटरी दौड़ा हूँ। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, नोट कर सकते हैं। यहाँ मुक्तिबोध जी का है, अगर पूछा जाए कि असफलता का धूल ओढ़े है, खुद को बोल रहे हैं कि असफलता का धूल ओढ़े है इसलिए कि सफलता छल छदम के चक्रदार जीने पर, किंतु मैं जीवन की सीधी सादी पटरी दौड़ा हूँ। तो यह कथन है मुक्तिबोध जी का। अंधेरे में कविता के माध्यम से गंभीर संवेदनाओं तथा भावानुभूतियों को अभिव्यक्ति मिली। अंधेरे में कविता के माध्यम से गंभीर संवेदनाओं तथा भाव अनुभूति को अभिव्यक्ति मिली। वस्तुतः कविता में उन्होंने शासक और बौद्धिक वर्ग के बीच गठबंधन का पर्दाफाश किया। किसके किसके बीच में गठबंधन का पर्दाफाश हुआ है अंधेरे में कविता में? तो शासक वर्ग और बौद्धिक वर्ग यानी उच्च वर्ग, शिक्षित उच्च वर्ग के बीच में और शासक वर्ग के बीच में गठबंधन का पर्दाफाश हुआ है। किसमें? अंधेरे में कविता में। आगे बताया जा रहा है कि शासक वर्ग अपना आम जनता का शोषण करती है। यह आज भी सत्य है यह बात। शासक वर्ग क्या करता है? आम जनता का शोषण करता है। जनता क्रांतिकारी बनती जाती है। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब जनता में स्वाधीन भारत के शासकों से बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल रखी थी, लेकिन जल्दी ही मोह भंग हो गया। साधारण जन के सारे सपने टूट गए। क्या हुआ था? जब स्वतंत्रता मिली थी, स्वाधीनता मिला था, उसके बाद जो शासक बने थे, बड़े बड़े शासकों से आम जनता को जो निचले वर्ग मध्यम वर्ग की जनता, उन्हें बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन यह क्या हुआ? जल्दी ही मोह भंग हो गया, अर्थात उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। शासक और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह मिलकर आम जनता का शोषण कर रहे थे। तो इस बारे में यह कविता लिखा गया है कि साधारण जन के सारे सपने टूट गए थे। उस वक्त मुक्तिबोध ने अंधेरे में नामक कविता लिखी और शासक वर्ग के वास्तविक चेहरे पर प्रकाश डाला। ठीक, उस वर्ग का, शासक वर्ग का और बौद्धिक जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके चेहरे पर प्रकाश डाला। सत्ताधारी और बौद्धिक वर्ग के बीच का गठजोड़, जनता पर उसका शोषण, परंपरा का ध्वंस, व्यक्ति स्वतंत्रता की अवहेलना, अभिव्यक्ति की समस्या आदि पक्षों को यथार्थ रूप से चित्रित किया गया। आदि पक्षों को क्या किया गया? यथार्थ रूप से चित्रित किया गया। आगे देखते हैं। अंधेरे में कविता से संबंधित कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है, जैसे इसका रचना वर्ष और प्रेरक तत्व। अंधेरे में कविता का रचना काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। यहाँ मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अंधेरे में कविता का जो रचना काल है, इसे लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। मुक्तिबोध रचनावली में नेमीचंद जैन ने इस कविता का रचना 1957 से 1962 तक संभावित माना है। किसने माना है? नेमीचंद जैन ने। चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका में शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह। नाम याद रखना है।
चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका में शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है कि इस कविता की रचना मुक्तिबोध ने राजनांदगांव में की थी। राजनांदगांव में जुलाई 1958 में पहुंचे थे, ठीक। और 1961 में उन्होंने क्या किया, उन्हें वह अपनी 3 लंबी और लाजवाब कविताएं सुनाई थी। उनमें एक कविता अंधेरे में भी था। तो राजनांदगांव के क्यों गए थे मुक्तिबोध जी? उन्हें राजनांदगांव के कॉलेज में प्रोफेसर का जॉब मिला था, इसलिए वहां पे वो चले गए थे जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए, और फिर उन्होंने अपनी कविताएं वहां पे लिखी थी। आगे शमशेर बहादुर लिखते हैं कि इसी भूमिका में इन्होंने यह भी लिखा है कि इम्प्रेस मिल के मजदूरों पर जब गोली चली थी तो मुक्तिबोध रिपोर्टर के हिसाब से वहीं पर थे। नागपुर रेडियो में मुक्तिबोध ने सहकर्मी अनिल कुमार ने भी लक्षित मुक्तिबोध में कहा। तो यहाँ जो इम्प्रेस मिल है, यहाँ कहा है नागपुर में है, और इम्प्रेस मिल अर्थात कपड़ों का मिल है, वह धागे का काम होता था। वहां पे एक समय पे वह गोलीबारी हुई थी मजदूरों पे, और वहां का जो त्रास था, वहां पे जो मजदूर वर्ग खून से लथपथ थे, ठीक है, कुछ अधमरे थे, कुछ मरे थे। तो वह जो त्रस्त था, वह जो विध्वंस हुआ था, उस दृश्य को मुक्तिबोध जी ने अपने आंखों से देखा था। एक रिपोर्टर के तौर पे वहां पे गए थे। उनके मन पे, मुक्तिबोध के मन पे उस चीज का गहरा असर हुआ था, और कुछ समय बाद उन्होंने यहाँ रचना लिखी। यह कुछ विद्वानों का मत है, और कुछ विद्वान इससे उल्टा बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ बात सत्य नहीं है, दूसरा कारण है, इस वजह से उन्होंने अंधेरे में कविता लिखा है। तो हम आगे इस बात की भी चर्चा करेंगे। तो कुछ विद्वानों का तो यह मत है कि इम्प्रेस मिल के मजदूरों पर जब गोली चली थी तो मुक्तिबोध रिपोर्टर के हिसाब से वहीं पर थे। नागपुर रेडियो में मुक्तिबोध के सहकर्मी अनिल ने भी लक्षित मुक्तिबोध में कहा है। विष्णु चंद्र शर्मा विष्णु जी क्या कहते हैं कि विष्णु चंद्र शर्मा ने भी मुक्तिबोध की आत्मकथा में भी इसी गोलीकांड के अनुभवों की चर्चा की है। उक्त गोलीकांड की अनुभवों का उपयोग उन्होंने कुछ दिनों बाद अंधेरे में कविता में किया। क्या यह कथन किसका है? विष्णु चंद्र जी का है। आगे हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि अपने 2 संस्मरणों में अंधेरे में की रचना का संबंध एक दूसरी घटना से बताते हैं। यह कौन बताते हैं? हरिशंकर। तो मैंने आपसे कहा कि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जो गोलीकांड हुआ था उसका मुक्तिबोध जी के मन पे, मस्तिष्क में गहरा असर हुआ था उस चीज का, और फिर आगे चलकर उन्होंने अंधेरे में कविता लिखी थी। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, यह कथन सत्य नहीं है, कुछ और कारण रहा होगा जिस वजह से उन्होंने यहाँ कविता लिखी है। तो इसमें से एक है हरिशंकर परसाई जी। इन्होंने कहा है कि इन्होंने 2 संस्मरणों में अंधेरे में की रचना का संबंध एक दूसरी घटना से बताते हैं। वह घटना है मुक्तिबोध द्वारा रचित भारत इतिहास। क्या है? भारत इतिहास और संस्कृति का मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया जाना। यह घटना सन 1962 को घटित हुई थी। मुक्तिबोध अपनी पुस्तक के जब्तीकरण को वह लेखकों के विचार स्वतंत्रता और लेखन स्वतंत्रता के लिए खौफनाक मानते थे। इस घटना से मुक्तिबोध को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। वह कई दिनों तक खोए खोए से रहते। स्पष्टतः इस घटना से उन्हें बहुत क्या हुआ, आंदोलित किया था, और इस घटना ने उन्हें अंधेरे में कविता लिखने के लिए सबसे बड़ा प्रेरक तत्व सिद्ध हुआ था। अतः अंधेरे में कविता का प्रेरक तत्व और रचना का प्रतिबंध पुस्तक और उसके समय से है। तो यह जो पूरी बात है, यह अंधेरे में कविता का कारण कौन मानते हैं? हरिशंकर परसाई जी मानते हैं कि जो भारत इतिहास और संस्कृति का मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया जाना, किसका? जो उनकी एक रचना थी भारत इतिहास और संस्कृति का, ठीक, इसका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जाना, यह घटना 1962 में हुआ था। और इसका क्या हुआ, इसके बाद उनका जो पुस्तक था उसको भी जब्त कर लिया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसका जो उनके मन मस्तिष्क पर असर हुआ था, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, अंधेरे में कविता लिखा था। तो यह मानना है हरिशंकर परसाई जी का। विष्णु चंद्र जी मानते हैं कि नहीं, क्या हुआ था, उन्होंने गोलीकांड के अनुभवों को अपने मन में रखा और गोलीकांड का उनके ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। और यह गोलीकांड कहाँ पे हुआ था? यहाँ गोलीकांड इम्प्रेस मिल में हुआ था, ठीक। तो इम्प्रेस मिल में जो गोलीकांड हुआ था उसका असर हुआ, और फिर उन्होंने आगे यह रचना लिखी। अंधेरे में कविता का आरंभ व्यक्ति नायक से होता है, लेकिन व्यक्ति के आत्म संघर्ष एक बहुत सुदृढ़ सामाजिक संदर्भ है। मार्शल लॉ अंधेरे में कविता की मुख्य वस्तु देश में कायम फास्टिस्ट हुकूमत है और प्रगतिशील मध्य वर्ग बुद्धिजीवी का आत्म संघर्ष।
यहाँ कौन कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं मास्टर मार्शल लॉ। तो यह मार्शल लॉ का है, पश्चिमी देश की है। तो मार्शल लॉ और फास्टिस्ट हुकूमत भी पश्चिमी देश का है। तो इस इन चीजों का भी पश्चिमी देश का जो फास्टिस्ट हुकूमत है इसका भी असर क्या किस पे हुआ था, मुक्तिबोध जी पे हुआ था। और वहां पे जो मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी का जो आत्म संघर्ष था उसका असर भी किस पे हुआ था, मुक्तिबोध जी पे हुआ था। इसलिए उन्होंने आगे चलकर अंधेरे में कविता लिखी, यह भी कुछ लेखकों का मानना है। आगे है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अंधेरे में को विभाजित व्यक्तित्व की कविता कहा है। किसने कहा है, रामविलास शर्मा। ये जो लेखकों ने अपनी अभिव्यक्ति रखी है, अपने बात रखी है कि इस कारण से, तो ये आपको याद रखना जरूरी है, कोटेशन इंपॉर्टेंट है। तो रामविलास शर्मा ने अंधेरे में को विभाजित व्यक्तित्व की कविता कहा, जबकि नामवर सिंह ने अस्मिता की खोज की कविता माना। नामवर सिंह ने क्या माना, अस्मिता के खोज की कविता माना नामवर सिंह ने। और रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को विभाजित व्यक्तित्व की कविता कहा। इस तरह विद्वानों ने कविता में जो गौण थी उस मुख्य बना दिया उसे, और जो मुख्य थी उसे गौण बना दिया। ठीक, स्वयं कवि की दृष्टि से इस कविता के मुख्य वस्तु क्या है इसका पता अग्नेश का सोनी को लिखे गए उनके पत्र में मालूम होता है। अग्नेश का सोनी को किसने पत्र लिखा, मुक्तिबोध जी ने पत्र लिखा। उस पत्र से मालूम होता है कि इस कविता का मुख्य विषय वस्तु क्या था। इसमें एक अंश है, ठीक, अब हम पत्र का एक अंश पढ़ रहे हैं कि इसमें अब एक अंश है, अंधेरी आशंका का वातावरण है, कहीं हमारे भारत में ऐसा वैसा ना हो, विद्वानों में यहाँ भ्रम कविता के शीर्षक के कारण हुआ, क्योंकि इससे पहले इसका नाम आशंका के द्वीप अंधेरे में था। अगर कवि ने इसके शीर्षक में परिवर्तन ना कराया है तो यहाँ भ्रम पैदा ना होता। जो इसका पहले नाम रखा गया था आशंका के द्वीप अंधेरे में, तो यहाँ जब नाम परिवर्तन किया लेखक ने, तो इससे क्या हुआ, जो दूसरे विद्वान है उनमें भ्रम पैदा हुआ कि लेखक ने इसका नाम क्यों परिवर्तन किया, और फिर सब अपने अपने हिसाब से अपना मंतव्य रखने लगे कि शायद इस वजह से कविता लिखी गई है। आगे है, अंधेरा मुक्तिबोध के लिए टेक्निक नहीं थी, ना ही वह उनमें गुप्त पीड़ाओं चिंताओं से उपजा था। ठीक, अंधेरा मुक्तिबोध के लिए टेक्निक नहीं थी, ना ही वह उनके गुप्त पीड़ाओं चिंताओं से उपजा था। वह यथार्थ था, उसके समय और समाज का अंधकार, जिसे निराला ने भी देखा था। और यहाँ पे एक पंक्ति के माध्यम से समझाया जा रहा है कि उगलता गगन घन अंधकार, खो रही दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। यहाँ कोटेशन किसका है, निराला का है। उगलता गगन घन अंधकार, खो रही दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, निराला का है। उस अंधेरे को मुक्तिबोध ने भी देखा, उस अंधेरे को मुक्तिबोध ने भी देखा, अर्थात समाज में जो अंधेरा छाया हुआ था, हर तरफ बुद्धिजीवी वर्ग और शासक वर्ग का जो अंधकार छाया हुआ था उसको मुक्तिबोध जी ने भी देखा। और मुक्तिबोध ने लिखा कि चिंता हो गई कविता पढ़ते ही इसमें से अंधेरा का भवकार उमड़ा। चिंता हो गई कविता पढ़ते ही इसमें से अंधेरे का भवकार उमड़ा। चिंता इसलिए थी कि आजादी के बाद अंधेरे को खत्म होना था। ठीक, मुक्तिबोध कहते हैं कि चिंता इसलिए थी कि आजादी के बाद अंधेरे को खत्म होना था, लेकिन आजादी के बाद तो यह बढ़ता ही जा रहा है। काव्य एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया नामक निबंध में मुक्तिबोध ने अपने युग की परिस्थितियों और उसमें कवि की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है। ठीक, कवि की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए मुक्तिबोध जी ने लिखा है कि आज का कवि एक साधारण सामान्य युग में रह रहा है। वह एक ऐसे युग में जहां मानव सभ्यता संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण हो उठे हैं, समाज भयानक रूप से विषमता ग्रस्त हो गया है, चारों ओर नैतिक हरस के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, चारों ओर नैतिक हरस के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, नोच खसोट अवसाद भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, कल के मसीहा आज उत्पीड़क हो उठे हैं, मानव संबंध टूट फूट गए हैं, समाज में शोषकों और उत्पीड़कों और उनके साथियों का जोड़ बढ़ रहा है। यह कथन मुक्तिबोध जी का है और बहुत महत्वपूर्ण कथन है,
कि यहाँ पे क्या किया गया, समाज में जो व्यवस्था चल रही है, समाज का जो दृश्य है उसे बिल्कुल खोल के एक दर्पण की तरह रखा गया है, बिल्कुल सामने हर चीज को रखा गया है, पर्दा बिल्कुल नहीं किया गया है कि आज जो समय है इसमें क्या है, जिससे हम उम्मीद रखे थे, जिस शासक वर्ग से जब हम आजाद नहीं हुए थे, तो हमें जिनसे उम्मीद थी कि आजाद होने के बाद हे हमारा ये लोग क्या करेंगे, हमारा उत्थान करेंगे, विकास करेंगे, वही लोग अब हमारा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, पीड़ित है हम उनसे। ठीक, तो यह बात मुक्तिबोध ने बिल्कुल निडर होकर रखा है। आगे मुक्तिबोध ने जुलूस के माध्यम से उन लोगों पर से पर्दा उठाया जो छिपे तौर पर सत्ताधारियों का समर्थन ही नहीं करते, उनकी रक्षा भी हाजिर रहते थे। ठीक है, मतलब विभिन्न वर्ग के जो लोग हैं, जो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, यानी कि जो कमजोर वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निचला वर्ग है, उनका शोषण कर रहे हैं, उन वर्गों को उन्होंने बिल्कुल बेपर्दा कर दिया है मुक्तिबोध ने अपने कविता के माध्यम से। उन वर्गों के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है जो सत्ताधारियों का समर्थन भी करते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। कवि को आश्चर्य होता है कि उन जुलूसों में बड़े बड़े पत्रकार भी शामिल है। तो देखिए यहाँ पे पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया, अर्थात जो पत्रकार गलत का साथ दे रहे हैं, शोषक वर्ग का साथ दे रहे हैं, ठीक है, हिंसक वर्ग का साथ दे रहे हैं, उनको भी यहाँ पे लिया गया है कि पत्रकार भी शामिल है जो पूंजीपति व्यवस्था का समर्थन पूरी निष्ठा और शक्ति के साथ करते हैं। ठीक है, और पूंजीपति द्वारा लाई गई व्यवस्था फासिज्म का यशोगान करते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति इन पंक्ति में हुआ है। तो आगे हम पंक्ति देखते हैं। पंक्ति देखने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ जो व्यवस्था रही है समाज में, यह व्यवस्था वर्तमान समय में भी देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि वर्तमान समय में यह व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। अभी के समय में भी ऐसी चीजें देखने को मिल जाता है। तो हम पंक्ति देख लेते हैं कि कर्नल ब्रिगेडियर चेहरे में मेरे जाने बूझे से लगते, उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ कत की कविताएं पढ़ी थी, भाई वाह, कई प्रकांड आलोचक विचारक जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, उनमें यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमा भी उस्ताद, भीतर की राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया, छिपे हुए उद्देश्य। तो मुक्तिबोध जी इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं कि जो कर्नल ब्रिगेडियर है, बड़े पद पर है, शासक वर्ग है और यहाँ क्या कर रहे हैं, चेहरा इनका क्या है सबके सामने कि यह बहुत अच्छा आदमी है, और इनका गुणगान कौन कौन कर रहे हैं, समाचार पत्र के माध्यम से कविगण भी कर रहे, आलोचक भी कर रहे, उद्योगपति भी कर रहे, विद्वान भी कर रहे कि बहुत अच्छा, लेकिन उसका जो असली चेहरा है वह क्या है, कुख्यात है, हत्यारा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको बेपर्दा किया जा रहा है मुक्तिबोध जी द्वारा, अर्थात पूंजीवाद के पक्षधर आलोचक विचारक कविगण मंत्री उद्योगपति विद्वान और अपराधकर्मी ये सभी फासिज्म की वैचारिक राजनैतिक और आर्थिक आधार भूमि है। पूंजीपति के समर्थक लोग दिन में विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों और घरों में मिलकर षड्यंत्र करते हैं। क्या करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और आम जनता का शोषण करते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। आगे कभी क्या कर रहे, कभी समाज व्यवस्था के नग्न रूप का चित्रण करते हुए क्या कर रहे हैं, अगर कोई उन्हें वास्तविक रूप में देख ले तो उनकी हत्या कर देते हैं। अर्थात जो यहाँ पे पूंजीपति वर्ग है, ठीक है, आलोचक वर्ग है, शासक वर्ग है, उनका असली चेहरा अगर कोई सामान्य जनता देख ले, अर्थात यहाँ पे बताया जा रहा है उनकी असलियत से कोई वाकिफ हो जाए, उनकी असलियत को कोई जान ले, समझ ले अच्छे से कि यह अच्छा व्यक्ति नहीं है, बुरा व्यक्ति है, हिंसक है ना, शोषक है, तो क्या कर दिया जाता था, उनका हत्या कर दिया जाता था। जिसकी अभिव्यक्ति इस पंक्ति में होता है कि मारो गोली दागो सलासे को एकदम, मारो गोली दागो सलासे को एकदम, आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको, आधी रात अंधेरे में देख लिया उसने हमको। इस पंक्ति के माध्यम से मुक्तिबोध बता रहे हैं कि
अगर कोई व्यक्ति, वही मैं जो अभी आपको समझा रही थी, अगर कोई व्यक्ति उनकी असलियत को जान जाए कि ये व्यक्ति जो है समाज के सामने दिन में अच्छा व्यक्ति बनकर आता है, सभ्य व्यक्ति है, समाज का एक जागरूक और जिम्मेदार व्यक्ति बनकर आता है, वही अंधेरे में क्या करता है, कुख्यात बन जाता है, षड्यंत्रकारी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ कुख्यात और षड्यंत्रकारी चेहरा अगर इनका कोई देख ले तो उन्हें क्या कर दे, गोली मार दिया जाता है, अर्थात मार दिया जाता है। आगे, फांसीवादी समाज में व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, जो फांसीवादी समाज था उसमें व्यक्ति की जो स्थिति रही है उसका कवि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि किसी जन क्रांति के दमन हेतु लगाए गए मार्शल लॉ को देखकर वह भयभीत हो गलियों में दौड़ते समय दम तोड़ता सा प्रतीत हो रहा है। ठीक, तो यहाँ क्या करे, दमन हेतु लगाए गए मार्शल लॉ, दमन के हेतु एक लॉ लगाया गया, मार्शल लॉ को यह भयभीत होकर गलियों से दौड़ रहा है और फिर दौड़ते हुए इतना तेज गति से दौड़ रहा है भय से कि वह दम तोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। आज भी साधारण जनता अपने ही देश की व्यवस्था के कारण दम तोड़ रही है। ठीक है, आज भी क्या हो रहा है, साधारण जनता अपने ही देश की व्यवस्था के कारण दम तोड़ रही है। आज के मनुष्य की बदहवासी और निरुपायता को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। मार्क्स के अनुसार क्रांति राष्ट्रकर्ता और पार्टी नहीं। क्रांति क्या है, क्रांति राष्ट्रकर्ता है, पार्टी नहीं। जब कोई क्रांति करता है तो वह पार्टी नहीं है, वह क्या है, क्रांति एक राष्ट्र कर रहा है। एक समाज में रहने वाला, एक राज्य या देश में रहने वाला जब क्रांति कर रहा है समूह, तो एक पार्टी के तौर पे काम नहीं कर रहा है, वो एक राष्ट्र के तौर पे काम कर रहा है कि वह राष्ट्र क्या चाहता है, उस बंधन से मुक्ति चाहता है। इस हिसाब से यह बात कही गई कि क्रांति राष्ट्र करता है, पार्टी नहीं। यहाँ किसने कहा, मार्क्स ने कहा है, इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं कि क्रांति राष्ट्र करता है, पार्टी नहीं। यह बात किसका है, तो मार्क्स के अनुसार है यह कथन। अंधेरे में कविता इन दोनों कट्टर राहों से अलग जनता के जन राष्ट्रवाद का मार्ग सुझाती है। इसे कविता में तिलक और गांधी जी के रूपकों के माध्यम से कवि ने समझाया। उदाहरण के तौर पर इन्होंने रूपक के तौर पर तिलक को लिया है और गांधी जी को लिया है, किसने, लेखक ने लिया और समझाया है। तिलक की प्रतिमा का हिलना, ठीक, प्रतीक के रूप में क्या लिया, रूपक प्रतीक के रूप में तिलक की प्रतिमा का हिलना, चिंता में मस्तिष्क का पटकना तथा खून की धारा बहना राष्ट्रीय मुक्ति के क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक है। यह जो प्रतीक लिया है लेखक ने इस कविता में कि तिलक की प्रतिमा का हिलना और चिंता से मस्तिष्क का पटकना तथा खून की धारा का बहना क्या है, राष्ट्रीय मुक्ति की क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक है। मैं कविता पढ़ाने से पहले आपको ये सारी चीजें इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कविता बहुत लंबी है और जब आप इसे पढ़ोगे तो बिल्कुल एक ही बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए ये सारी चीजों को भी ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। तो चिंता से मस्तिष्क का पटकना और खून की धारा बहना राष्ट्रीय मुक्ति के प्रतीक, क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक। आगे क्या बता राजा की, भव्य ललाट की नासिका में से, भव्य ललाट, ठीक, ललाट की बात हो रही है, भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून ना जाने कब से, लाल लाल गर्मीला रक्त टकता मस्तक कोश की फूट पड़े सहसा, मस्तक कोश ही फूट पड़े सहसा। यह पंक्ति मुक्तिबोध की कविता से लिया गया है। इसका अर्थ यही है कि जो कौन है, तिलक जी है, वह क्या कर रहे, चिंता में है और मस्तक पटक रहे हैं और खून की धारा बह रही है। और यह क्यों कर रहे हैं, क्यों अपना मस्तक पटक रहे हैं, तो राष्ट्रीय मुक्ति के क्रांतिकारी चेतना के लिए कर रहे हैं। आगे है, तत्पश्चात गांधी जी बोरा ओढ़े हुए दिखाई दे रहे। आगे इनकी कविता में एक पंक्ति आएगा, एक कथन आएगा जिसमें क्या दिखाएगा कि गांधी जी बोरी ओढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। गांधी जी के माध्यम से कवि ने जनता की शक्ति का चित्रण किया है। गांधी काव्य नायक से कहते हैं, गांधी क्या कह रहे, काव्य के नायक से कह रहे हैं कि शक्ति नेता में नहीं जनता में होती है। ठीक है, गांधी जी के कंधों पर सवार बच्चा यह स्वतंत्रता का शिशु है जिसकी सुरक्षा का दायित्व गांधी जी काव्य नायक को सौंप कर गायब हो जाते हैं। ऐसा भी पंक्ति में आएगा कविता में, तो आप पहले इन चीजों को समझ लीजिए। फिर आगे पंक्ति दिया गया है कि जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। मुस्कुरा उस दोरोषित पुरुष ने
कहा था मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभाल इसको, सुरक्षित रखना, मुक्तिबोध जी ने कहा है। गांधी जी क्या कर रहे, समाज के उत्थान के लिए, ठीक है, और समाज में जो साधारण जनता है उनको शोषण से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ रहे। यहाँ प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है गांधी जी और तिलक को, ठीक। वह आजाद शिशु जो पहले सूर्यमुखी के प्रकाश कण से भरे पुष्प गुच्छ में बदल जाता है, अंततः काव्य नायक के कंधों पर भारी जायफल में तब्दील हो जाता है। आजादी के बाद देश के सामने प्रश्न शेष थे, किसकी आजादी, कैसी आजादी, किसका राष्ट्र, कैसा राष्ट्र, क्या यह वही है आजादी थी जिसका स्वप्न भारतीय जनता ने देखी थी। इस कविता में आजादी के बाद मोह भंग का चित्रण कवि ने बड़े ही कलात्मक ढंग से किया है। आज जनता और मध्यम वर्ग के असंतोष, आक्रोश और बेचैनी मौजूद है, जिसका कारण अनेक राष्ट्र और राष्ट्रवादी घटनाएं थी। उन सभी घटनाओं का यथार्थ बिंब अंधेरे में देखा जा सकता है, ठीक, अंधेरे में देखा जा सकता है कि समाज में क्या हुआ। आजादी तो आ गई, कैसी आजादी, किसका राष्ट्र, कैसा राष्ट्र, क्या यह वही आजादी है जिसका स्वप्न भारतीय जनता ने देखी थी। इस कविता में आजादी के बाद मोह भंग का चित्रण कवि ने किया बड़े ही कलात्मक ढंग से। और मोह भंग कैसा, साधारण जनता, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग जो स्वप्न देख रहा था कि आजादी के बाद हमारा विकास होगा, हमारा उत्थान होगा, जो शासक वर्ग वो हमारा हाथ पकड़ के हमें विकास के रास्ते पर ले जाएगी, पर उनका मोह भंग हो गया। शासक वर्ग अपना ही जेब भर रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग अपना ही जेब भर रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार भी उनके साथ है, पूंजीपति भी उनके साथ जुड़ गए हैं। तो यहाँ जो मोह भंग हुआ, यहाँ कलात्मक ढंग से दिखाया गया है आज तक। और मध्यम वर्ग के असंतोष, और फिर इससे क्या होता है, मध्यम वर्ग असंतोष हो गया, आक्रोश हो गया, बेचैन हो गया, फिर बाद में क्रांति तो होना निश्चित है, जिसके कारण अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई। उन सभी घटनाओं का यथार्थ बिंब अंधेरे में दिखाई देता है। जम गया, जमा हुआ, फंस गया, अपने ही कीचड़ में धस गया, विवेक बघार डाला, स्वार्थों के तेल में आदर्श खा गए। क्या हुआ, विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने लग गए और फिर आदर्श को खा गया, अर्थात आदर्श खत्म हो गया। इस कविता में आगे चलकर एक मध्यम वर्गीय कलाकार की असंगत मृत्यु का वर्णन करते हुए लिखते हैं। कवि ने इस कविता में क्या किया है, एक मध्यम वर्गीय कलाकार की असंगत मृत्यु का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब शिशु फूल से राइफल में बदल जाता है, शिशु जब फूल से राइफल में बदल जाता है, तो ठीक उसी समय एक एकांत प्रिय कलाकार की हत्या हो जाती है। काव्य नायक टॉर्च के प्रकाश में खून भरे बाल में उलझा सर, भौं के बीच में गोली का निशान, होठों पर कथराई धारा, फूटा चश्मा दिखाई पड़ता है, जिसकी मार्मिक अभिव्यक्ति कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से किया है। देखिए यहाँ पे बात आई है कि जब एक शिशु फूल से राइफल में बदल जाता है, अर्थात एक जनता जो सामान्य या निचले वर्ग का है, वहां जब क्रांति करने पे उतर आता है या क्रांति करता है या अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, लड़ता है, तो उसे कहा गया है यहाँ पे कि एक शिशु जब फूल से राइफल में बदल जाता है, ठीक है। आगे है, सच्चाई थी सिर्फ एक असहाय, वह कलाकार था, गलियों में अंधेरा का हृदय से में भरा था, पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्तित्व चलता था अपना असंगत अस्तित्व, किंतु न जाने किस झोंक में क्या कर गुजरा कि संदेहास्पद समझा गया और मारा गया वह बधिकों के हाथ। मुक्तिबोध, अर्थात उसको क्यों मारा गया, उस कलाकार को, उस पे संदेह था, जो उच्च वर्ग है उसे संदेह था कि ये क्रांतिकारियों का समर्थन कर रहा है, समाज को उत्थान की ओर ले जा रहा है, विकास की ओर ले जा रहा है सबका, तो इसमें संदेह किया गया इस पे और फिर उसे मार दिया गया। आगे बताया जा रहा है, साथ ही पुरानी इमारतों मठों की जर्जरता हमारे सामने एक वैकल्पिक सभ्यता निर्माण का चित्र उपस्थित करती है। मुक्तिबोध जब अंधेरे में कविता लिख रहे थे, उन दिनों वे गंभीर तनाव से गुजर रहे थे। उनके मस्तिष्क को बचाने वाली स्कूली पाठ्यक्रम की किताब भारत इतिहास और संस्कृति पर प्रतिबंध तत्कालीन राज्य सरकार ने लगा दिया था। हरिशंकर परसाई ने मुक्तिबोध एक संस्मरण में लिखा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हरिशंकर परसाई जी ने मुक्तिबोध एक संस्करण नाम से एक किताब छापी, जिसमें उन्होंने यहाँ लिखा है कि
भारत और इतिहास संस्कृति पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यहाँ किसका था? मुक्तिबोध जी का था। उन दिनों उनकी पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति पर प्रतिबंध लग चुका था। ठीक है, किसकी पुस्तक है ये? मुक्तिबोध जी की पुस्तक है। भारत इतिहास और संस्कृति पर प्रतिबंध लग चुका था। वह पुस्तक कोर्स में लग चुकी थी। उनके खिलाफ आंदोलन करने वाले मुख्यतः दो दूसरे प्रकाशक थे। आंदोलन में जन संघ प्रमुख था। उनके साथ ही गैर सांप्रदायिक पत्रों के भी बिके हुए संपादक थे। जन संघ उनके पीछे पड़ गया था। राजनांदगांव में उनके स्वयंसेवक उन्हें बहुत परेशान करते थे। उस वक्त विद्वान लेकिन अधिकारहीन राज्यपाल था और भ्रष्ट तथा मूर्ख मुख्यमंत्री। इस पूरे कांड को व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देख कर वे बहुत त्रस्त थे। कहते थे यह नंगा फासिज्म है। लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति की धमकी दी। इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जा रही थी। तो यहाँ आप समझ सकते हैं इस पंक्ति से कि जो लेखक है मुक्तिबोध जी ने क्या किया अपने जीवन में, जो वो लड़ाई लड़े क्रांति के लिए, सबके विकास के लिए आवाज उठाए, तो उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। सरकार ने उनके पुस्तक को बैन कर दिया। कुछ लोगों ने उनको घेर कर शारीरिक रूप से धमकी दिया, शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयत्न किया। जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी इनकी बात नहीं सुनी। सब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे। राज्यपाल भी जुड़े हुए थे, बड़े बड़े पत्रकार भी जुड़े हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि फिर लेखक ने उस समय किन परिस्थितियों का सामना किया और कैसे जूझा होगा उन चीजों से, क्योंकि जब सारे लोग आपके विपरीत हो जाते हैं, सरकार से लेकर सामान्य लोग तक, तो आप उन चीजों से कैसे लड़ सकते हैं। तो फिर आगे हम देखते हैं उपलब्धि। अब मुक्तिबोध जी ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की देख लेते हैं कि मुक्तिबोध निराला के बाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन से कवि? सर्वश्रेष्ठ मानवतावादी कवि। ठीक है, निराला के बाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मानवतावादी कवि है। क्या लिखा है? बीतने के साथ चीजें अतीत बन जाती हैं, लेकिन अंधेरे में ऐसी कविता है जो अतीत बनने से इनकार करती हुई हमारे भविष्य की ओर इशारा करती है। अर्थात अंधेरे में जो कविता में जो प्रसंग आए हैं, जो जिन विषय पर यह कविता लिखा गया, वह विषय आज के समय में बिल्कुल उतना ही सच है जितना पहले था। तो यहाँ बिल्कुल अतीत नहीं बना है, बिल्कुल भविष्य की ओर इशारा कर रहा है कि भविष्य में ऐसी चीजें वर्तमान में हो रही है और आगे भी होती रहेगी। मुक्तिबोध को हम फैंटेसी का सम्राट कह सकते हैं। फैंटेसी का सम्राट कह सकते हैं। उनके काव्य अंधेरे में भयानक से भयानक, विद्रूप से विद्रूप और कोमल से कोमल फैंटेसी को हम महसूस कर सकते हैं। अंधेरे में कविता देश के जन इतिहास का स्वतंत्रता से पहले और बाद की स्थिति का प्रमाण है। ठीक, स्वतंत्रता से पहले और बाद का प्रमाण है क्या? अंधेरे में कविता। आगे यह कविता रोमानी होते हुए भी अत्यधिक यथार्थवादी और आधुनिक है। मुक्तिबोध भविष्य के दृष्टा थे। अंधेरे में कविता को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि कवि अपने युग की नहीं बल्कि हमारे युग की नग्न यथार्थ का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात आज के समय में जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं बिल्कुल लगता है कि मुक्तिबोध अपने समय की स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में जो समय में चल रही है, इन चीजों का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात उस समय स्थिति व्यवस्था जैसी थी, वर्तमान समय में बिल्कुल वैसी ही है, कुछ भी खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अंधेरे में केवल मुक्तिबोध के खोई हुई परम अभिव्यक्ति की खोज आख्यान नहीं बल्कि पूरे समाज की खोई हुई परम अभिव्यक्ति है। यह कवि ने औपनिवेशिक आधुनिकता के दमनकारी, तानाशाह, एकांगी, यथार्थवादी, तर्क प्रधान, मशीनी एवं तकनीकी सत्य को चुनौती देने के लिए फैंटेसी प्रविधि का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर फैंटेसी प्रविधि का क्यों प्रयोग किया गया है? बताया जा रहा है कि यह कवि ने औपनिवेशिक आधुनिकता के दमनकारी, तानाशाह, एकांगी, यथार्थवादी, तर्क प्रधान एवं मशीनी एवं तकनीकी सत्य को चुनौती देने के लिए फैंटेसी प्रविधि का प्रयोग किया है। निष्कर्षण देख लेते हैं कि अंधेरे में कविता के माध्यम से मुक्तिबोध ने स्वतंत्रता के बाद की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन आया उसकी व्यथा गाथा को व्यक्त किया है। कौन सी व्यथा गाथा? सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन आया, और कब आया? स्वतंत्रता से बाद। स्वतंत्रता से पहले जो स्थिति थी, स्वतंत्रता के बाद जो परिवर्तन आया, उसकी व्यथा गाथा को व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। मुक्तिबोध ने सत्ता वर्ग और बुद्धिजीवी वर्गों के दोहरी मानसिकता का पर्दाफाश किया। किसका किसका? सत्ता वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग। सत्ताधारियों ने अपने हित के लिए समाज को बांट दिया।
ठीक, यहाँ वर्तमान समय में भी आपको हर जगह देखने को मिल जाता है कि सत्ताधारी क्या करते हैं, बस अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार का समाज में स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, ताकि कोई बगावत ना करे। मुक्तिबोध अंधेरे के माध्यम से केवल अपने यौगिक को ही चित्रित नहीं करते, बल्कि वे भविष्य की भयानक स्थितियों की तरफ इशारा करते हैं। आज सत्ताधारी के साथ मिलकर पूंजीपति, बड़े बड़े आलोचक, कवि और संपादक साधारण जनता का शोषण करते हैं। आज कॉरपोरेटर पूंजी द्वारा हमारे देश की प्राकृतिक संपदा, जंगल, जमीन को लूटा जा रहा है। आज साहित्यकार अपने वास्तविक कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। आज साहित्य जीवन यापन और आत्म विज्ञापन का साधन बनते जा रहा है। साहित्यकार की इस प्रवृत्ति पर मुक्तिबोध व्यंग करते हुए अपने सही मार्ग दिखलाते हैं। इसके साथ ही कवि ने मध्यम वर्गीय जनता की उदासीनता, क्या किया, मध्यम वर्गीय जनता की उदासीनता, लाचारी और तमाशबीन सोच का विरोध करते हैं। कवि पागल के माध्यम से आत्मालोचन करते हुए नायक को जागृत करता है। इस कविता में एक पागल का जिक्र भी आएगा। इस पागल के माध्यम से कवि क्या करेंगे कि आत्मालोचन करते हुए नायक को जागृत करते हैं। मुक्तिबोध अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाना चाहते हैं, क्योंकि यह समय की मांग है। मुक्तिबोध के समय में भले ही यह कविता फैंटेसी रही हो, लेकिन आज हमारे समाज, सत्ता व्यवस्था, जनता की वास्तविक तस्वीर है। इस कविता में शाश्वतता का सबसे बड़ा कारण है। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो कविता है, यहाँ जिस समय लिखा गया, यह उस समय जितना सत्य था, आज के समय में उससे कहीं गुना ज्यादा सत्य है। ठीक है। और एक बात की, अगर आपको यहाँ एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, ये एक बार में सारी चीजें याद नहीं हो रही, तो वीडियो को रिवाइज करके देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, सारी चीजों को नोट जरूर कर ले, फिर उसे रिवीजन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने इस वीडियो में रखा है। ठीक है। कोई ऐसे टाइम पास करने के लिए या फिर अलग से चीजें नहीं रखा है कि बस वीडियो लेंथी बनाना है, लंबा बनाना है या फिर टाइम पास, बिल्कुल नहीं है। सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन चीजों को अब जरूर 2 बार 3 बार वीडियो को देखे या फिर लिख ले। आगे, अंधेरे में कविता अपने समय और समाज का भयंकर सच बन चुका, जो लगातार इतिहास और वर्तमान के इतिहास बनने का अतिक्रमण कर भविष्य का बयान करती चल रही है। यह निराशा की नहीं, बल्कि संघर्ष की कविता है, जो व्यक्ति के आरंभ होकर समशिष्ट में समाहित हो जाता है। अंधेरे के माध्यम से कवि ने मानव चेतना पर हो रहे दमन, अधिग्रहण और अतिक्रमण का विरोध किया है। क्या किया है लेखक ने? अंधेरे में के माध्यम से मानव अवचेतना पर हो रहे दमन, मानव पर जो दमन हो रहा है, अधिग्रहण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उसका विरोध किया है। इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता की खोज। अब हम देखेंगे कि अंधेरे में कविता के विषय में लेखकों ने क्या क्या विचार अपने रखे हैं। तो अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है नामवर सिंह के अनुसार। नामवर सिंह जी कहते हैं कि अंधेरे में जो शीर्षक कविता है, इसमें अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। अंधेरे में कविता ग्रोविंस इन वेरियस है। इसके बहुत से अंश विकासों को विश्व सिद्धांत चित्र जैसा ही प्रकाश डालते हैं। यहाँ प्रभाकर माचवे का कथन है। आगे है, अंधेरे में शीर्षक कविता में उनकी काव्यात्मक शक्ति के अनेक तत्व घुल मिलकर एक महान रचना की सृष्टि करते हैं, जो रोमानी होते हुए भी अत्यधिक यथार्थवादी और एक कदम आधुनिक है। यहाँ प्रभाकर माचवे का कथन है। कथन जरूर आप लोग नोट कर ले। अंधेरे में कविता को कवि के व्यक्ति की परम अभिव्यक्ति की खोज कहा है नामवर सिंह ने। क्या कहा है कि अंधेरे में कविता को कवि के व्यक्ति की परम अभिव्यक्ति की खोज नामवर सिंह ने कहा है। कविता मुक्तिबोध की आंतरिक संघर्ष की जान पड़ती है। कविता मुक्तिबोध की आंतरिक संघर्ष की जान पड़ती है। इसमें घोर अवसाद और घोर विद्रोह तत्व है। यहाँ गंगा प्रसाद के अनुसार है, अंधेरे में कविता का काव्य नायक मुक्तिबोध है, फिर भी इस कविता का नायक काव्य नायक कोई और है या स्वयं मुक्तिबोध, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। नामवर सिंह का कथन इंपॉर्टेंट है। आगे है, अंधेरे में शीर्षक कविता उनकी सशक्त और मार्मिक कविता, उनके नागपुर जीवन के बहुत सारे संदर्भ अपने अंदर समेटे हुआ है, शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं। आगे है, अंधेरे में कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है।
इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का समीकरण है। यहाँ भी शमशेर बहादुर का कथन है, महत्वपूर्ण है। अंधेरे में कविता की जटिलता और दूरता के बीच अंतर्निहित प्रगतिवादी स्वर को ही मूल स्वर माना संगत होगा। यहाँ पे लेखक का नाम नहीं दिया, शायद छूट गया है। आगे है शमशेर, यहाँ भी शमशेर बहादुर जी का ही होगा। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता को जन इतिहास का दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। मुक्तिबोध वाल्टर हिटमैन का व वायोस्कोवी से टक्कर देते हैं। मुक्तिबोध क्या कर रहे हैं? पाश्चात्य जो लेखक है वाल्टर हिटमैन और बायकोवस्की से टक्कर देते हैं। तो यहाँ हमने कुछ चीजें पढ़ ली है। इसमें हमने विभिन्न आलोचकों ने क्या क्या कहा यहाँ भी पढ़ लिया है, और कविता के विषय में भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम कविता पे आ जाते हैं। तो हम आ गए हैं अंधेरे में कविता पे, और कविता किस विषय में है, किन बिंदुओं को मुख्य रूप से रखा गया है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ गए हैं। अगर आप नहीं समझे तो फिर से एक बार रिवाइज करके देख ले, ताकि आप अच्छे से समझ जाए, फिर आगे कविता को कंटिन्यू करें। आगे हम पढ़ते हैं कविता। 8 भागों में दिया गया, तो हम पहला भाग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जिंदगी के कमरों में अंधेरे, लगातार चक्कर कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 वह नहीं दिखाई दिखता नहीं दिखता, किंतु वह रहा घूम तिलिस्मी खो के अंदर, गिरफ्तार कोई एक भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार, ध्वनि सा अस्तित्व जनता अनिवार्य कोई एक। ठीक, आगे है, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन है, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन है, सुनाई जो देता है पर नहीं दिखाई देता, इसमें से अस्मिता गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलिस्तर, गिरती है चूने भरी रेत, खिसकती है पपड़िया, इस तरह खुद व खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है, स्वयं मुख बन जाता है, दीवार पर नुकीली नाक और भव्य ललाट। तो यहाँ पे एक तरह से एक अंधेरे कमरे में कोई व्यक्ति है दर्शाया जा रहा है, वहां अपने मन में विभिन्न दृश्यों को उकेरता है, बनाता है, और उन दृश्यों को अपने सामने ही पाता है। वैसे उन्हें कोई भयानक चेहरा दिखाई दे रहा है, कोई आवाजें सुनाई दे रहा है, उनका हृदय डर से धक धक कर रहा है, और स्मितता दिखाया गया इन पंक्तियों में कि मन विचलित हो रहा है उनका। ठीक है, आगे, दृढ़ हनु कोई अनजानी अनपहचानी आकृति, कोई वह दिखाई जो दे रहा पर नहीं जाना जाता, कौन मनु बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार, तालाब अंधेरे सब और निस्तब्ध जल पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता और मुस्काता पहचानना बताता, किंतु मैं हतप्रद नहीं वह समझ में आता। यहाँ पे भी लेखक बता रहे हैं कि कोई अनजानी सी आकृति उनके सामने बन रही है, उभर रही है, दिखाई दे रहे, मगर उसे नहीं पता वह कौन मनुष्य है। आगे बता रहे कि शहर के दूर एक पहाड़ का दृश्य बता रहे कि बाहर शहर के पहाड़ी के उस तरफ तालाब है, तालाब में अंधेरा है सब और निस्तब्धता है, जल बिल्कुल शांत है, और भीतर से उभरती सहसा, क्या उभर रही है? सहसा सलील में तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, अर्थात तम अंधकार में भी कोई शीशे में कोई श्वेत अर्थात सफेद आकृति उभर रही है, और कोहरा के बीच में बहुत कोहरा गिर रहा है, कोहरे के बीच में कोई बड़ा चेहरा फैला दिखाई दे रहा है, और वह चेहरा मुस्कुरा रहा है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभत हूँ, अचंभित हूँ, नहीं वह समझ में आ रहा है कि वह व्यक्ति कौन है। अरे अरे तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं, हरे हरे अचानक वृक्ष के शीश पर नाच नाच उठती है बिजलियां, शाखाएं डालियां चूमकर झटपट चीख एक दूसरे पर पटकते हैं सिर के अकस्मात, वृक्ष के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलस्मी खो का शीला द्वार खुलता है धड़ से। आप देखेंगे लगभग सारे पंक्तियों में अंधेरे का जिक्र आया है, मतलब जिस वक्त कभी सोच रहा है या जिस
पल को वह कल्पना कर रहा है। ठीक है, वह पल बिल्कुल अंधेरे में, यहाँ पे भी देखिए कि अंधेरे का बताया जा रहा है कि तालाब के आसपास अंधेरे में, रात्रि की बात हो रही है, अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठ रहे, हरे हरे, अचानक वृक्ष के शीर्ष पर, सिर पर नाच नाच उठ रही है बिजली, अर्थात बिजली चमक रही है, शाखाएं डालियां झूम कर झटपटा रही है, लग रहा है बहुत तेज हवा चल रही है, तभी वो झूम कर झटपटा रही है, बिजली भी गिर रही है, चीख एक दूसरे पर पटकती है, ऐसे वो लहरा के एक दूसरे पर पटक रही, गिर रही है डालियां, ऐसा लग रहा है कि वो चीख रही है। और फिर वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलिस्मी खो का शिला द्वार खुलता है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वृक्षों के बीच में, पेड़ों के बीच में पत्थरों का शिला, अर्थात पत्थर से बना हुआ कोई दरवाजा खुल रहा है, अचानक से धड़ से खुल रहा है, और धड़ की आवाज हो रही, खुजती है लाल लाल मशाल अजीब सी। ठीक है, और जब वो दरवाजा खुलता है, आगे बताया जा रहा है कि घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विरल के तम में लाल लाल कोहरे में सामने रखता लोक स्नान पुरुष एक रहस्य साक्षात। आगे का दृश्य बता रहा है कि वही कि लाल लाल मशाल लिए हुए, अर्थात जलता हुआ मशाल रात में अंधेरे में लाल सा ही दिखेगा, और उस गुह में, उस शिला के दरवाजा जो खुला उसके अंदर जा रहे हैं, कोहरा भी लाल दिखाई दे रहा है। क्यों लाल दिखाई दे रहा है? जब लाल आग की रोशनी होगी तो कोहरा भी कुछ जो एक एरिया है वहां तक लाल दिखाई देगा। कोहरे के सामने रक्तालोक स्नान पुरुष एक, और वो जो पुरुष जा रहा है मशाल लेके वह रक्तालोक है, अर्थात कि वह किसी को मार के आया है ना, किसी से लड़के आया है, इसलिए वह रक्त आलोक है। या फिर हो सकता है कि वह जो रोशनी है लाल आग की, उसके कारण वह लाल दिखाई दे रहा है। तेजो प्रभा में उसका ललाट देख, मेरे अंग अंग में अजीब एक थर थर, गौरवपूर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख, संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देख, विलक्षण शंका, भव्य आजानुभुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह, वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्था वह, निज संभावनाओं निहित प्रभाव प्रतिभाव की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह, आत्मा की प्रतिभा। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी, इसलिए बाहर के अंगुजान जंगलों में आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको ये अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दे, मुझको यो अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दे। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों पे बंध गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अधियारे खड़े में गिरा दिया गया मैं अचेत स्थिति में। कभी यहाँ पे एक स्थिति उत्पन्न कर रहे, एक चलचित्र यानी जागते हुए स्थिति में भी दृश्य उत्पन्न कर रहे, कल्पना कर रहे कि अगर मैं पकड़ा गया, ठीक है, तो मुझे क्या क्या किया जाएगा मेरे साथ, मुझे किस तरीके से मारा जाएगा। उन्हीं बातों को यहाँ दोहराया गया कि जो षड्यंत्रकारी है, जो शासक वर्ग है, जो नेता वर्ग है, जो उद्योगपति है, पत्रकार है, वो रात के अंधेरे में गलत काम कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, और मैं इन्हें दूर से देख रहा हूँ। अगर किसी भी प्रकार से हमें पकड़ ले तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। या तत्कालीन समय में शायद समाज में उसी प्रकार की स्थिति रही होगी कि जब षड्यंत्रकारी, जब नेता वर्ग, शासक वर्ग, शक्तिशाली वर्ग किसी कमजोर व्यक्ति को अपनी असलियत को जानते हुए देखता था तो उनको मौत की सजा दे देते थे। सूनापन सिहरा, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, सूनापन सिहरा, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, शून्य के मुख पर सलबटे स्वर की मेरे ही ऊर पर धसती हुई सिरा छटपटा रही है, शब्दों की लहरें मीठी है, दुहसाया, अरे हाँ, साकल ही रहा बजती है द्वार पर, कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है हृदय को सहसा, मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होठों पर। अब यहाँ पे दृश्य बताया जा रहा है कि इनका साकल बचाया जा रहा है, रात्रि के समय में इनका दरवाजा कोई खटखटा रहा है कि इन्हें बुला रहा है, ठीक है। होठ रख कोई सच बात सीधे कहने को तड़प जाए और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। इस तरह साकल
ही रह रह बजती है द्वार पर आधी रात। इतने अंधेरे में कौन आया मिलने, बेमन प्रतीक्षापूर्ण कोहरे में घिरा हुआ है। द्वितमय मुख, वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव, पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है यह वही व्यक्ति है। जी हाँ, जो मुझे तिलिस्मी खोह में दिखा था, अवसर अनवसर प्रकट जो होता ही रहा। तो यहाँ पे दृश्य बताया जा रहा है कि रात्रि के समय कोई दरवाजे पे खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है, उन्हें बुला रहा है। जब उन्होंने देखा बाहर तो उन्हें कोई भोला वाला चेहरे वाला और जान पहचान वाला दिखाई दिया, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है एक पल के लिए नहीं, वह वही व्यक्ति है जो मैंने जंगल में खोह में देखा था, बहुत विकराल रूप में देखा था, क्रूर रूप में देखा था। मेरी सुविधाओं का ना तनिक ख्याल कर, मेरी सुविधाओं का ना तनिक ख्याल कर, चाहे जहाँ चाहे जिस समय उपस्थित, चाहे जिस रूप में, चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत, इशारों से बनता है, समझता रहता, हृदय को देता है बिजली के झटके। अरे उसके चेहरे पर खिलती है सुबह, गालों पर चटकानी चमक, पठार की आंखों में किरण लीला, शांति की लहरें। उसे देख प्यास उमड़ा है अनायास, लगता है दरवाजा खोलकर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, घुल जाऊं, मिल जाऊं, लिपट कर उससे। परंतु भयानक खड्डे के अंधेरे में आहत और छत बिछत में पड़ा हूं। शक्ति ही नहीं कि उठ सकूं जरा भी, यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको, इसलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को, कतारती रहता, डरता हूँ उससे। वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदुरे कगार तट पर, सोचने स्थिति में ही छोड़ देता मुझको, करता है पार करो पर्वत संधि के गह्वर, रस्सियों के पुल पर चढ़कर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई, मुझसे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से, बजने दो साकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा, आया था जैसे, खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा पीड़ाए समेटे। क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ। इस तम शून्य में तैरती है जगत, समीक्षा की हुई उसकी सह नहीं सकती, विवेक विभोक्ष महान उसका तम अंतराल में सह नहीं सकती, अधियारे मुझ में द्युति आकृति सा, भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता। नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकता, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले हो। कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हुआ दरवाजे खोलने, चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पोंछता हुआ, हाथ से अंधेरे की ओट छोड़ टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे। पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में पड़ता है अंधेरे का अंदाज। अंधेरे ये तथ्य को सूंघती सी लगती, आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी, आत्मा में भीषण सतचित वेदना जल उठती दहकती, विचार हो गया विचरण सहचर। बढ़ता हूँ आगे, चलता हूँ संभल संभल कर, द्वार टटोलता, जंग खाई जमी हुई जबरन, सिटकनी हिलकर, जोर लगा दरवाजा खोलता, झांकता हूँ बाहर। सुनी है राह, अजीब है फैलाव, दर्द अंधेरा ढीली आंखों से देखता, विश्व उदास तारे, हम बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र, हर बार सोच, हर बार अफसोस और हर बार फिक्र। के कारण बढ़े हुए दर्द का मानो कि दूर वहां अधियारा पीपल देता है पहरा, हवाओं की निसंग लहरों से कांपती, कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज टकराती रहे, सियारों की ध्वनियों से कांपती है दुनिया,
गूंजते हैं फासले, बाहर कोई नहीं बाहर। इतने में अंधियारे सुने से कोई चीख चीख गया, रात का पंछी कहता, वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। वह निकल गया है गांव से शहर में, उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है यद्यपि पलातक, वह तेरा गुरु है। तो यह सारी बातें कहा है अंधेरे में, रात्रि के समय की कह सकते हैं कि किस प्रकार जब कोई छल करने वाला, अलग अलग चेहरा रखने वाला रात्रि के समय कोई गलत काम करता है, कोई व्यक्ति उसे देखता है तो सामान्य व्यक्ति उससे कितना डरता है और फिर वह छिपा रहता है, और जब उसके दरवाजे पर कोई आता भी है तो उसे ऐसा लगता है क्या पता वही आ गया है मुझे मारने के लिए, क्योंकि मैंने उसका असली चेहरा देख लिया था, उसे गलत काम करते हुए, हिंसा करते हुए देख लिया था, षड्यंत्र करते हुए देख लिया था। तो इस प्रकार अलग अलग चित्रों के माध्यम से कभी बताने का प्रयत्न करे कि समाज में एक शक्तिशाली वर्ग, शासक वर्ग, उद्योगपति, विद्वान किस स्थिति में है और एक सामान्य जनता, मध्य वर्ग, जितना निचले स्थिति का व्यक्ति किस स्थिति से गुजरता है। तो ये सारी बातें हमें बताया जा रहा है। भाग 3 हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया। अगले वीडियो में हम भाग 3 पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने पढ़ लिया है सारी बातें, भाग 1 और भाग 2 हमने पढ़ लिया। बाकी जो 8 भाग गया था 3 से लेकर 8 तक हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर समझ में आया है तो कमेंट करें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे यूजीसी नेट की या फिर हिंदी साहित्य की पढ़ाई कर रहे उनके साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।